सभी लोगों का स्वागत। बात शुरू करते हैं प्रकृति में स्थित एक जीव की। एक पक्षी होता है बाज पक्षी, ईगल। इसके बारे में कई लोगों को उत्सुकता होती है, कई कहावतें भी बनी हैं। ये बाज पक्षी बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकता है, बादलों के ऊपर भी और बादलों के नीचे भी। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। इसके पंजे, क्लॉज, बहुत पावरफुल होते हैं। एक बार अगर ये लॉक हो जाते हैं तो ये खुलते नहीं हैं। ये बहुत ज़्यादा वेट ले करके आसमान में उड़ सकता है ईगल पक्षी। इसके क्लॉज में एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है लॉकिंग और एंटी लॉकिंग सिस्टम की, और ये इतने पावरफुल होते हैं कि ये लगभग 100 किलो का बोझा उठा करके भी आसमान में बड़े आसानी से उड़ सकते हैं। बाज पक्षी का विजन, आंखें बहुत दूर दूर तक देख सकती हैं, बहुत शार्प होती हैं, और इनके पंख बड़े स्पेशली डिजाइंड होते हैं। ये किसी भी हाइट पे बहुत एफिशिएंटली और बड़े ही कर्वेशियस मैनर में उड़ सकते हैं। हम डॉक्टर्स या सर्जन्स लोग ईगल पक्षी की विशेषताओं को हमेशा स्टूडेंट्स के सामने कहते हैं कि जब भी हम किसी मरीज का ऑपरेशन करते हैं तो स्टूडेंट से बोलते हैं कि यू शुड हैव ईगल्स आईज, लायंस हार्ट एंड लेडीज फिंगर व्हाइल यू आर ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट। शेर जैसा दिल होना चाहिए, बाज पक्षी जैसी आंखें होनी चाहिए और लेडीज जैसे हैंड्स होने चाहिए। मैं इस बाज पक्षी का उदाहरण क्यों दे रहा हूं? इसमें यही विशेषताएं नहीं होती हैं, एक विशेषता और होती है। इसकी आयु लगभग 70 वर्ष होती है, बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही ये 40 वर्ष का होता है तो ये अपने अंदर कुछ चेंजेस देखता है। इसकी जो चोंच होती है बहुत ही शार्प होती है, पत्थर तक को भेद सकती है। लकड़ी तो आसान है, पत्थर तक को भेद सकती है। तो इसकी चोंच मुड़ने लगती है और इसके पंख अपने शरीर से सिमटने लगते हैं, उसमें उतनी पावर नहीं रहती है। और इसके जो क्लॉज होते हैं, जिनमें नाखून होते हैं, वो मुड़ने लगते हैं। तो ये बड़ी आसानी से जैसे लॉक करता था किसी को, ये लॉक नहीं कर पाता है। ईगल पक्षी आसमान पे होता है हजारों मील, और पृथ्वी पर किसी भी जीव जंतु को जो बड़े बड़े हैं उनको वो क्लॉज से पकड़ के ले जाता है और अपना फूड लेता है। और हमेशा लाइव एनिमल को ही ले जाता है, डेड को नहीं ले जाता है। जब 40 वर्ष में ये चेंजेस आते हैं बाज पक्षी में, तो उसके सामने 3 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि जो ये चेंजेस हो रहे हैं इनको होने दिया जाए और मृत्यु की ओर बढ़ा जाए। क्यों? क्योंकि वो कमजोर हो रहा है, उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। दूसरा एक और ऑप्शन होता है कि वो गिद्ध की तरह अपना जीवन जिए। गिद्ध आप लोग जानते हैं, जो डेड एनिमल्स पे स्कैवेंजर होता है, कि जो डेड एनिमल है उस पर जा करके अपना भोजन लेके जिंदा रहे। एक तीसरा ऑप्शन होता है कि वो कुछ चेंजेस करे अपने अंदर ताकि वो फिर वैसे ही हो जाए। इंटरेस्टिंगली बाज पक्षी ये तीसरा ऑप्शन तलाशता है, पहले 2 ऑप्शन डिस्कार्ड कर देता है। चूंकि वो बहुत ऊंचाई पे रहता है तो वो एक सुनसान जगह तलाशता है पहाड़ियों के पास, वहां पे अपने भोजन का प्रबंध करता है। और उसके बाद उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रक्रिया शुरू होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ये बात पढ़ी और जानी। ये सबसे पहले अपने पंख नोच के फेंक देता है, उसके बाद ये अपने जो क्लॉज के नाखून होते हैं उनको पत्थरों से रगड़ रगड़ के तोड़ देता है, और लास्ट में अपनी चोंच को भी पत्थरों से रगड़ के तोड़ देता है। अब ये पहचान में नहीं आता है, इसके पंख नहीं होते, इसके क्लॉज के नाखून खत्म हो चुके होते हैं, इसकी चोंच खत्म हो चुकी होती है।
ये फूड का प्रबंध पहले ही से कर लेता है, लेकिन वो फूड थोड़ा सा न्यूट्रिशियस होता है। कुछ प्राकृतिक पेड़ पौधे और कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो इसको मालूम होता है कि ये फूड न्यूट्रिशियस है। ये करीब 150 दिन की प्रक्रिया होती है। पहले 2-4 दिन में ये सब काम कर लेता है, फिर ये 150 दिनों तक उस पहाड़ी पे कोई गुफा बनाकर सुनसान जगह पर वही फूड किसी तरीके से खाता है, और ये 150 दिन बीतने का इंतजार करता है। इन 150 दिनों में उसके नए पंख निकलते हैं, उसकी नई चोंच निकलती है, उसके नए नाखून निकलते हैं। ये तीनों जो उसकी आर्मरी है, जो उसके एक तरीके से औजार हैं, शस्त्र हैं, ये दोबारा से ग्रो करते हैं। और दोबारा से जो ग्रो करते हैं तो वो जो चेंजेस थे वो नहीं होते हैं। और जब 150 दिनों में इसके विशाल पंख निकल आते हैं, चोंच बढ़िया हो जाती है, पंजे बढ़िया हो जाते हैं, फिर ये अपनी उड़ान भरता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये 30 साल तक और जिंदा रहता है, बिल्कुल ठीक ठाक जैसे वो पहले कर रहा होता है। अब ये अकल प्रकृति ने कैसे दी बाज पक्षी को कि ये 150 दिनों का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे करता है? मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने दिमाग से ऐसा करता है। वो उसके अंदर की जो एक इंस्टिंक्टिव इंटेलेक्ट होती है, थोड़ी सी इंस्टिंक्ट और उसके ऊपर सुपर एडेड इंटेलिजेंस, उससे वो ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस करता है। प्रकृति में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं नेचुरल वे में। जैसे आपने मेढक का सुना होगा कि वो जब एम्ब्रियो होता है तो मछली की तरह होता है, अचानक ट्रांसफॉर्मेशन होके वो फ्रॉग हो जाता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन ये प्रोसेस जो बाज पक्षी का मैंने बताया, ये नेचुरल नहीं लग रहा है, टोटल नेचुरल नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इंस्टिंक्ट है, लेकिन बाकी इंटेलेक्ट है। इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि ये जो बाज पक्षी है जो इतना स्ट्रांग होता है और एक तरीके से अनसंग हीरो, हम शेर को, मगरमच्छ को, अजगर को बड़ा पावरफुल समझते हैं, लेकिन बाज पक्षी के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, लेकिन ये अनसंग हीरो है नेचर का, और ये प्रोसेस करता है जो कि कोई और एनिमल इतना नहीं करता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से हम ह्यूमन बींग्स को क्या शिक्षा लेनी है? शिक्षा ये लेनी है कि अगर एक पक्षी 150 दिनों में अपने को टोटली रिवाइव करके एक नया फॉर्म बनाकर अपने को दोबारा से शक्तिशाली बना सकता है, दोबारा से प्रकृति के लायक बना सकता है, लाइफ में आ सकता है, तो ऐसा मनुष्य या हम लोग क्यों नहीं कर सकते? अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस मनुष्य के रिलेशन में अगर सोचा जाए तो ये केवल फिजिकलिटी को लेकर ही नहीं संबंधित है, यानी कि ये हमारी बॉडी या हमारी शक्ति को लेकर ही बात नहीं है, ये हमारी शक्ति या शरीर को लेकर भी है और हमारे मन व आत्मा को लेकर भी है। तो ये प्रोसेस ऑफ रिवाइवल ये हम लोग क्यों नहीं कर सकते इन रिलेशन टू आवर बॉडी, माइंड एंड सोल? जो व्यक्ति 70 साल का होता है वो व्यक्ति 10 बार एक नेचुरल वे में ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका होता है। कैसे कर चुका होता है? ऐसा बाज पक्षी वाला नहीं कर चुका होता है। हर 7 साल में हम लोगों की शक्ल बदल जाती है, हम लोगों की जितनी भी बॉडी सेल्स हैं वो रिप्लेस हो चुकी होती है नई सेल्स से। आप देखिए कि एक बच्चा पैदा होता है तो कुछ दिनों तक शुरुआत में बड़ी जल्दी जल्दी उसकी शक्ल बदलती है। कहीं भी किसी ऑफिस में आपसे फोटोग्राफ मांगा जाता है तो कहा जाता है रीसेंट फोटोग्राफ, और अब तो हर जगह ये होता है कि उस पर डेट होनी चाहिए। जितने भी बड़ी बड़ी जगह हैं आप आएगी उसमें एक डिजिटल फोटोग्राफ चाहिए होता है जिसमें डेट होनी चाहिए। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस और हमारी बॉडी ये चेंज होती है नेचुरली।
एक 70 साल का आदमी 10 बार अपनी शक्ल बदल चुका होता है। अगर आप देखें हर 7 साल पे आपके शरीर में और आपकी शक्ल में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। यानी कि नेचर का प्रोटोकॉल ये है कि चेंज हो, नेचर का प्रोटोकॉल है। हम उसको समझ नहीं पाते, हम अनकॉन्शियसली ये प्रोसेस होने देते हैं, लेकिन उसको एक्सिलरेट नहीं करते। अब नेचर ने क्या किया, हर 7 साल पे हमारी शक्ल बदल दी। अब प्रोसेसेस हैं, सब जगह ये हो गया कि अपनी फोटो रिसेंट दे दो, लेकिन हम कुछ समझ नहीं रहे हैं। समझना ये है कि जिस तरह हर 7 साल में हमारी बॉडी की सेल्स, हमारे फीचर्स, सब कुछ बदल जाता है, और इस जीवन काल में हम 10-10, 15-15 बार बदल चुके होते हैं, उस प्रोसेस को हम और तेजी से क्यों नहीं बदलते? तेजी से किस लिए बदलें? इसलिए बदलें कि क्या हम अपने शरीर को हमेशा के लिए शक्तिशाली नहीं बना सकते, जैसे कि उस बाज पक्षी ने बनाता है? क्या हम अपने को आकर्षक हमेशा के लिए नहीं बना सकते ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से? क्या हम अपने को निरोग नहीं बना सकते ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से? ये तो बात हुई बॉडी की। क्या हम ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते कि हर 7 साल पे, हर 10 साल पे हम अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाएं और हम एक श्रेष्ठ मानव बनने की ओर जाएं? हम अपनी आत्मा का विकास करें और हम इस अपनी मनुष्यता की यात्रा को और आगे बढ़ाएं इन रियल टर्म्स, यानी कि हम एक देवतुल्य यात्रा बनाएं। तो ये बाज पक्षी की जो बात मैंने कही, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि ये सब कुछ संभव है, लेकिन हम क्यों नहीं करते? हम इसलिए नहीं करते, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना करने का, वो ये है कि हमारे अंदर एक डिपेंडेंसी होती है, हम डिपेंडेंट होते हैं। जो हमारी सोसाइटी बनी तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, निर्भरता। अब निर्भरता क्या होती है? हम अपने मन में अपेक्षाएं लाते हैं कि जैसे ही हम निर्बल होंगे तो हमारा समाज, हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, हमारे संबंधी हमारी सहायता करेंगे। ये भावना आते ही ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस खत्म हो गया। फिर हम क्या सोचते हैं कि आगे चलकर अगर हम रोगी होंगे तो ये समाज हमें कहीं ना कहीं से ठीक कर देगा। अगर हम आकर्षक नहीं होंगे तो भी हम घर में कहीं ना कहीं, घर है हमारे पास तो हम घर में पड़े रहेंगे। अब मन की बात जब आती है तो ये होता है कि मन में जो विचार आते हैं, हर व्यक्ति सोचता है कि जो हमारे अंदर जितने विचार हैं उतने पर्याप्त हैं और हमें करना क्या है, जिंदगी तो रहना है, एक दिन तो मरना है। ये सोचकर हम अपने विचारों पर भी विराम लगा देते हैं। इस तरह की जो निर्भरता होती है, मनोवैज्ञानिक निर्भरता, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, इसके कारण हम अपने अंदर जो चेंजेस लाने हैं वो लाते नहीं। अगर हम भी उस बाज पक्षी की तरह अकेले हों आसमान में और हमारे पास कोई चारा ना हो तो हमारा दिमाग काम करेगा। और हम में से कुछ लोगों का दिमाग काम करता भी है। कुछ लोग जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं, जो समाज में अग्रणी होते हैं, समाज को आगे बढ़ाते हैं, वो कौन लोग होते हैं? हार्डली 0.1% वो ऐसा सोचते हैं। इसी कारण बाकी के 99.9% लोग उनका अनुसरण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम इस नेचुरल इंस्टिंक्ट कपल्ड विद इंटेलेक्ट, इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट को दोनों कंबाइन करके किसी तरह से ये एक प्रोटोकॉल अपने अंदर ले आए कि हमें अपने को ट्रांसफॉर्म करना है एट रेगुलर इंटरवल्स। और मैं तो कहूंगा रेगुलर इंटरवल क्यों, हर समय, हर वक्त, हर क्षण, हर पल अगर ट्रांसफॉर्मेशन की भावना आपके दिमाग में रहेगी तो चाहे हमारी बॉडी हो, देखिए ये बताने से कोई फायदा नहीं कि ये खाओ, ये पियो, ये कसरत करो, ये करो, वो करो, कोई फायदा नहीं। अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए। ये बताने की आवश्यकता नहीं कि यार कैसे सोचो, मानवता के लिए क्या काम करो,
सर्विस की स्पिरिट क्या है, क्या करना है, बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको मालूम है। बात है ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कोशिश है और उसका मोटिवेशन। जिस दिन ये बात दिमाग में रहती है तो आपका विजन बिल्कुल अलग हो जाता है। आप एक मेगा विजन लेकर के सड़क पे या कहीं भी चलने लगते हैं, एक मेगा विजन लेके कि ये हुआ तो मुझे इस चीज में ट्रांसफॉर्म करना है। तो आपका जो एंटीना है, आपका दिमाग है, वो छोटी छोटी चीजों को कैच करने लगता है। और ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो माइंड हो, चाहे बॉडी हो, चाहे सोल हो, हर वक्त होता रहता है और आप एक पूर्ण पुरुष बन जाते हैं, पूर्ण मानव बन जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।